like a Hellcat. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं परवेज मोहम्मद, आपका हिंदी विषय का अध्यापक सिल्वर ग्रीन इंग्लिश मीडियम स्कूल विद्यानगरी से आज मैं आपको कक्षा 10 का द्वितीय पाठ समझाने जा रहा हूं, जिसका नाम है बूढ़ी काकी। यह प्रेमचंद द्वारा लिखित एक कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ संख्या 2, बूढ़ी काकी। प्रेमचंद, जन्म सन 1880 ईस्वी, निधन सन 1936 ईस्वी। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे, बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वे स्वतंत्र लेखन की ओर मुंह उड़ गए। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व हैं। अपनी आवाज जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियां और नाटक लिखे। उन्होंने अन्य भाषाओं में अनुवाद किए, निबंध लिखे तथा बालोपयोगी साहित्य की रचना भी की। गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, मंगलसूत्र, अपूर्ण उनके उपन्यास हैं। मानसरोवर 8 भागों में उनकी लगभग 300 कहानियां संग्रहित हैं। प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम उनके नाटक हैं। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन हैं। बूढ़ी काकी में प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की और हमारा ध्यान खींचा है जिन्हें उपेक्षा मिलती है और जो जीवन के हर क्षण का आनंद पूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। यह मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है। परिचय समाप्त हुआ। कहानी पे आते हैं। बूढ़ी काकी। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बहुत ही प्यारी लाइन है। बुढ़ापा जो है वो बचपन का पुनरागमन, मतलब दोबारा आना। बचपन का दोबारा आना बुढ़ापे में होता है। पुनरागमन मतलब वापस आता है। बहुत ही बेहतरीन पंक्ति है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की और आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और घरवाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती थी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था। वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। विद्यार्थियां नोट करें, बूढ़ी काकी कैसे रोती थी? गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। अंडरलाइन करें इस शब्द को, इस लाइन को। अगले पैराग्राफ में आते हैं। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए थे। भतीजे का नाम क्या है? बुद्धिराम। किंतु वे सब वादे केवल कूली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी,
तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। मतलब जवान जो बच्चे होते हैं या व्यक्ति होते हैं, उनका बूढ़े लोगों से बहुत ही विद्वेष मतलब बुरी भावनाएं होती हैं, झगड़े वाली। और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते हैं तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते हैं। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी कुल्ला कर देता। अर्थात बुद्धिराम के जो बच्चे उनके माता पिता का रंग रूप देखते करते हुए बूढ़ी काकी के साथ, वो बच्चे बूढ़ी काकी के साथ भी बदतमीजी करते, उनको चूटी काट के भाग जाते, पानी कुल्ला कर देते। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती है। अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। मतलब इनकी इन चीजों पे कोई और ध्यान देता ही न था, उनके अंदर क्या चल रहा है। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था, मतलब जुड़ाव था, तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था। और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। अर्थात लाडली को जो कुछ भी खाने की चीज मिलती, वो बूढ़ी काकी के पास आकर बैठ के खाया करती थी, पर थोड़ा हिस्सा उनको भी देना पड़ता था, थोड़ा। पर अगर भाइयों के सामने ही रहती तो भाई पूरा ही छीन लेते थे। अब उसकी तुलना में तो ये कुछ ठीक ही था ना, कि बूढ़ी काकी को थोड़ा सा दे दिया जाए और शांति से बैठ के खाया जाए। तो दोनों का एक दूसरे के प्रति स्वार्थ था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। तिलक किया जा रहा है मुखराम का बड़ा बेटा। यह उसी का उत्सव है, उसका उत्सव मनाया जा रहा है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी। और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़े थे। एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थी। एक बड़े पीतल में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अब शकुन के डर से वे रो न सकी। मतलब कभी कोई कुछ बुरा ना हो जाए, इस वजह से वो क्या हुआ, रो न सकी। आगे बढ़ते हैं। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती, क्यों न चलकर कड़ाह के सामने ही बैठूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास आ बैठी। यहां आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में,
कभी कढ़ाई के पास आती, कभी भंडार में जाती, जहां पर खाना रखा जाता है, भंडार में मतलब अनाज वगैरह रखे जाते हैं, वो जगह। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठ देखा तो जल उठी, मतलब बहुत गुस्सा आया। क्रोध न रुक सका। जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भांड? कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका? बूढ़ी काकी सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पतले पड़ गए, मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे? मुझसे उतनी देर भी न रहा गया। अब जब तक कोई बुलाने न आएगा न जाऊंगी। बूढ़ी काकी ने सोच लिया। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगी। वह मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि बहुत गाते देर हो गई है। क्या इतनी देर तक भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। तो बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। फिर से यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ियां और मसालेदार सब्जियां सामने आएगी। उनकी स्वादेंद्रियां गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले सब्जी से पूड़ियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, कचौड़ियां रायते के साथ मजेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि उन्हें विचार नहीं। कहाँ करे, इतने दिन के बाद पूड़ियां मिल रही हैं तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उड़ जाऊंगी। अर्थात पूरी तरीके से अच्छे से खाना खाने के बारे में बूढ़ी काकी सोच रही है। वह उखड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई। परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला उठ गए। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। ये हमारा पहला पार्ट समाप्त हुआ। बूढ़ी काकी प्रेमचंद की कहानी प्रथम पार्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसे अच्छे से देखें और समझें। ये वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़।